हाँ बेटा देखो, आपको मेरा नमस्ते। सबसे पहले आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो आवर्त सारणी चल रहा है बेटा, और ये लेक्चर नंबर 26। पिछले वाले उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को आवर्त सारणी के विकास के बारे में कुछ बात बता रहा था कि आवर्त सारणी का विकास कैसे हो। आज वर्तमान में लगभग 118 तत्व ज्ञात है और इनको व्यवस्थित कैसे किया गया समय के अनुसार। कुछ बातें चल रही थी, जैसे मैंने आप लोगों को लेवोसिए की आवर्त सारणी के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बेटा जोसेफ प्राउट के बारे में बताया था। फिर मैंने आप लोगों को बेटा डॉबे-राइनर के बारे में डॉबे-राइनर का त्रिक नियम बताया था, और फिर आपने बताया था न्यूलैंड का अष्टक नियम, और एक अलग टॉपिक था जो आपने पढ़ा था लोथर-मेयर की आवर्त सारणी। अब आप लोग जो अगला आवर्त सारणी का विकास की क्रम की बात करें तो यहाँ पर आप लोग प्राउट, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि एक तो जोसेफ प्राउट तो आप लोगों ने पढ़ लिया, तो यहाँ पर अगला जो पढ़ोगे आप लोग वो है बेटा ABDE चेनकर टॉयस की आवर्त सारणी। सबसे पहली बात है कि तो ABDE चेनकर टॉयस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि सर्वप्रथम क्या किया, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर एक सीडी नुमा जिसको बोलोगे हेलिक्स, एक सीडी नुमा जिसको क्या बोलोगे बेटा, एक सीडी नुमा जिसको बोलोगे हेलिक्स को 45 डिग्री के कोण पर झुकाकर तत्वों को व्यवस्थित किया। क्या किया बेटा, तत्वों को व्यवस्थित किया और देखा कि जिन तत्वों के गुणधर्म समान थे उन्हें एक सिद्ध में रखा। किस में रखा बेटा, एक सिद्ध में रखा, और रखने पर उसने रखा इसे चेनकर टॉयस की वृत्ताकार आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा कुछ तत्वों तक ज्ञात हुआ, लेकिन कुछ भारी तत्व जब इसके सामने आए, कुछ जिनका परमाणु भार अधिक था, उनको व्यवस्थित करने में ये क्या था बेटा, अब यहाँ पर ये तो सिस्टम था कि भी कुछ तत्वों का था, अब यहाँ पर इसकी सीमा या इसको बोलोगे कमी, कि यहाँ पर बोला कि इन्होंने भारी तत्वों को व्यवस्थित नहीं किया। उन्होंने भारी तत्वों को क्या नहीं किया, व्यवस्थित नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि ABDE चेनकर टॉयस के द्वारा दी गई जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी का नाम है वृत्ताकार आवर्त सारणी। क्या बेटा, वृत्ताकार आवर्त सारणी। तो यहाँ पर ये है बेटा ABDE चेनकर टॉयस की आवर्त सारणी। ये भी बेचारा एक वैज्ञानिक था जिन्होंने कुछ कोशिश की कि भाई आवर्त सारणी का विकास किस प्रकार से किया जा सके। ठीक है, इसकी कमी मैंने आपको बता दी, और इसका एक हेलिक्स मॉडल था, अर्थात सिड्डी के नुमान 45 डिग्री से कोण पर घुमाकर इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। उसके बाद
जो अगली आवर्त सारणी है, अगली आवर्त सारणी, यहाँ पर आप लोग मेंडेलीव की आवर्त सारणी पढ़ोगे और मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बाद आप लोगों को जो आवर्त सारणी पढ़नी है। हाँ बेटा देखो, फिर वापस थोड़ा सा ABDE चैन का टॉयस की आवर्त सारणी, तो इस प्रकार का हेलिक्स मॉडल था। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये वृत्ताकार आवर्त सारणी का मॉडल है और यहाँ पर इन हेलिक्स को लगभग 45 डिग्री के कोण पर घुमाया और समान गुणधर्मों के तत्वों को बेटा इन्होंने क्या किया, समान स्थान पे रखा और इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया और व्यवस्थित करके इस प्रकार को। लेकिन जब तत्वों को ऐसे तत्व ज्ञात हुए जिनका परमाणु भार अधिक होता है, उनको ये व्यवस्थित करने में कामयाब नहीं हुआ तो ये आवर्त सारणी भी आप लोगों की खत्म। अब अगली आवर्त सारणी ड्यूमा की सजातीय आवर्त सारणी, ड्यूमा की सजातीय आवर्त सारणी। ठीक है। अब यहाँ पर जो ड्यूमा नामक वैज्ञानिक था, उसने एक गणितीय रूप से सजातीय श्रेणी का मतलब जानते हो, जिनकी एक जैसी सिस्टम हो। कहने का मतलब जैसे इन्होंने क्या किया था, ड्यूमा ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और उन तत्वों के परमाणु भार में एक गणितीय संबंध स्थापित किया और इस गणितीय संबंध को बोला सजातीय संबंध। कहने का मतलब ड्यूमा नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और उनके मध्य एक गणितीय संबंध स्थापित किया जिसे ड्यूमा की सजातीय आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इन्होंने जो नाम लिया, यहाँ देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब यहाँ पर इसका जो परमाणु भार होता है बेटा वो 14 होता है। सही है ना भाई, तो नाइट्रोजन का 14 ही तो होता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 है तो अपन इसका जो संबंध है तो इसको अपन ने ए माना। क्या माना? ए। ठीक है। अब यहाँ पर ये 14 बोल दिया तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ, सुनो, ये 14 बोला तो मैं 14 ये कर दिया और यहाँ बोला इसको मैंने ए। ये बात समझो, एक संबंध ये, मतलब इसका 14 इसका 14। आइए अब यहाँ पर बराबर अपना यहाँ हो गया भाई 14 में आपको 17 जोड़ना है। 14 प्लस 17 कितना होगा? 31, 31 हो गया। 31 यहाँ संबंध क्या हो गया? देखो यहाँ संबंध हो गया a प्लस बी का। a बराबर तो 14 और b बराबर कितना माना? कितना मान रहे हैं? 17 मान रहे। अब आ जाओ यहाँ पर, अब करेंगे 14 प्लस 17 और प्लस 44। ठीक है, 14 प्लस 17 तो यहाँ हो गया बेटा a प्लस बी और प्लस सी। अब जोड़ रहे हो तो कितना आएगा? 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 का कितना आ गया बेटा? 5, 6 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो हो गया 75। आगे बात समझ में? अब आ जाओ यहाँ लिखेंगे 14 प्लस 17 प्लस 2 × 44। नहीं बेटे समझ में? 2 × 44 क्या आएगा इसकी समीकरण?
A प्लस बी प्लस 2C है, हो गया। अब 2C के हिसाब से देखो, ये तो हो गया हमारा 88, 88 में 8 आ गया, 8 और 7 कितने हो गया 15, 15 और 4 कितने हो गए हैं 15 और 4 हो गए 19, तो अपन ने कर दिया 9 का 9 हो गया। अब 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 3 और 8 हो गए आपके 11, तो 119। आई बात समझ लो। अब आगे इस वाले के लिए यहाँ क्या करना है, 14 प्लस 17 प्लस 44, तो 44 इंटू 4, तो A B और C संबंध क्या हुआ, A प्लस B प्लस 4C, सही है। अब 4C के हिसाब से यहाँ बेटा कितना हो गया, ये 44 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई 4 है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176 हो गया, प्लस 17 और प्लस 14, तो टोटल कितने आए बेटा 6 है, कितना आया 207। तो ये सिस्टम था, दिख रहा है मामला। तो कैसे हुई सहजादी श्रेणी भाई 14 14 14, 17 17 17, 44 अगले में कितना है 44 1 है, तो इसको बोलोगे बेटा ड्यूमा नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और उनके मध्य एक गणितीय संबंध स्थापित किया जिसे ड्यूमा की सजातीय आवर्त सारणी कहते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ग संख्या 15 है और वर्ग संख्या 15 को इसने स्पष्ट किया। N नाइट्रोजन फास्फोरस, AS को बोलोगे आर्सेनिक, SB को बोलोगे एंटीमनी, SB क्या है एंटीमनी, और BI को बोलोगे बिस्मिथ। तो यहाँ पर इसका नाम नाइट्रोजन हुआ है। N बराबर क्या नाम लिखा आपने, नाइट्रोजन लिख दो भाई, नाइट्रोजन जानते हैं अपन सब। P क्या हुआ फास्फोरस, फास्फोरस। इसके बाद AS हुआ बेटा, AS को बोलोगे आर्सेनिक, SB को बोलोगे एंटीमनी, क्या बोलोगे एंटीमनी, और BI को बोलोगे बिस्मिथ, क्या बोलोगे बिस्मिथ। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ है, तो इसको बोलोगे ड्यूमा की सहजातीय श्रेणी। तो ये आपकी आवर्त सारणी ABD चैन का टॉयस ड्यूमा हो गया। अब आप लोगों का सही मायने में दमित्री मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्या है उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग पहले उतारना बेटा, ठीक है बेटा, इसको यहाँ से यहाँ उतारना, फिर एग्जाम्पल के रूप में ये लिखना, यहाँ पर हो सके तो ये जो नाम दिए ना यहाँ नाम लिख लेना, इनके यहाँ नाम, और संबंध आप लोगों को मैंने बताया देगा A है, यहाँ A प्लस B है, संबंध A प्लस B प्लस C है, वहाँ पर A प्लस B प्लस 2C है, और यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में A प्लस B प्लस 4C आप लोग बताओगे, ठीक है बेटा। तो अगला आपका होगा बेटा टॉपिक, और वो होगी बेटा मेंडेलीव की आवर्त सारणी, जिसका नाम है दमित्री मेंडेलीव की आवर्त सारणी। हाँ बेटा, अगला जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा बेटा मेंडेलीव। मेंडेलीव या मेंडेलीव की आवर्त सारणी, इसकी बेटा मेंडेलीव की आवर्त, इसका नाम पूरा है दमित्र मेंडेलीव की आवर्त सारणी, ठीक। तो बेटा देखो, इसको सबसे पहली बात इसने बेचारे ने लगभग 64 तत्वों को साथ में लेकर, लगभग कितने 64 तत्व लिए, और उन तत्वों को बेटा सर्वप्रथम इन्होंने ही सही ढंग से व्यवस्थित किया था, जिससे आवर्त सारणी के विकास के बारे में एक रूपरेखा प्राप्त हुई थी सही ढंग से। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने तत्वों का जो मूल गुणधर्म है, क्या है इन्होंने क्या कहा बेटा, तत्वों का जो मूल गुणधर्म है वो परमाणु भार होता है, उसी को इसने आधार माना, और आधार मान के ये बताया कि बेटा जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो तत्वों के गुणधर्म
तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही बोला जाता है मेंडलीव का आवर्त नियम। क्या बोलोगे? मेंडलीव का आवर्त नियम अपन बोलने वाले हैं। तो बेटा लगभग 64 तत्वों के साथ